बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नए पाकिस्तान वालों का भी कमाल देखिए, माह दिसंबर में ही जून लेकर आ गए हैं। वो बजट जो हर साल जून में आया करता था, इस बार जून के बाद दिसंबर में भी चला आया है। जब से ये बजट की बातें शुरू हुई हैं, यकीन जानिए ठंडे ठार दिसंबर में भी जून के पसीने छूट गए हैं। और तो और सरकार की तिफल तसल्लियां भी वही जून वाली हैं कि इस बजट का असर किसी गरीब पर नहीं होगा। अंदर की बात जो अब घर घर तक पहुंच चुकी है वो ये है कि पता चला है कि IMF से हमें $1 अरब कर्ज मिलना है, जिसके लिए पाकिस्तानियों को 3 से 50 अरब या फिर 500 अरब रुपए का टीका लगाना नागुज़ीर हो गया है। ऑपोजिशन हुकूमत के लिए कभी भी दर्द-ए-सर नहीं रही। इस बार भी असल मिशन इत्तेहादियों को मनाने का है और खबरें ये लीक कराई गई हैं कि इत्तेहादियों ने इस बार साफ इनकार कर दिया है कि वो आंखें बंद करके किसी भी बिल पर दस्तखत हरगिज नहीं करेंगे। वो मंजूरी जो आज काबीना इजलास में दी जानी थी, अब वो इत्तेहादियों को मनाकर फुसलाकर कल दिए जाने का इम्कान है। उधर ऑपोजिशन बजट रोकने के लिए हुकूमत के अरकान और इत्तेहादियों को आवाम के वास्ते देती फिर रही है कि अगर ये बजट मंजूर हो गया तो आवाम में क्या मुंह लेकर जाएंगे। बजट मंजूर भी होगा और इसी सेशन में मंजूर होगा। फिर देखेंगे कि ऑपोजिशन की जानिब से किए जाने वाले अदम एतमाद के दावों का क्या बनता है। ढेर सारे सवालात के साथ आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ। हसन खाबर साहब हैं, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब है, रहनुमा है PMLN से, ऑपोजिशन बेंचेस से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सहर कामरान साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करिए फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस, अस्सलाम वालेकुम। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे आज के शो का आगाज करना चाहती हूँ। पहले मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। चलिए जी, ये तो मैं समझती हूँ कि कोई बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई शो के शुरू में कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है और मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। इसलिए मैंने आपसे शो का आगाज़ किया निहाल भाई, क्योंकि मुझे हुकूमत की इंटेंशन के बारे में बहुत क्लैरिटी है। मुझे पता है कि भाई उन्होंने IMF से पैसे लेने हैं और जो IMF की जो शराइत है उसके हिसाब से जो कुछ कर्जे हैं उन पर छूट दी गई थी, उन कर्जों की छूट को वापस लेना है। उसके लिए ये मिनी बजट आ रहा है और हुकूमत की क्लैरिटी और जो इंटेंशन है वो नजर आ रही है। लेकिन सर, आप मुझे ऑपोजिशन का बताइए, आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये मंजूर भी हो गया, मुस्तरद नहीं होता, तो फिर वो जो आपके तहरीके अदम एतमाद वाले जो दावे हैं ना, नंबर 1 हम इसका तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, नंबर 2 इसका तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, सर वो ठुस हो जाने हैं। सो आपके साथ हालात कुछ बेहतर नहीं रहेंगे इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हमने आधा काम कर दिया है और आधा काम इस तरह से हुआ है कि आप मीडिया के दोस्तों के और जो दानिश्वर है उनके ताउन से ये तो पता चल गया कौम को कि ये जो मिनी बजट है ये अवाम के लिए नहीं है बल्कि IMF की खुशनुदी हासिल करने के लिए है। तो हमारा ये काम तो क्लियर हो गया कि ये ना पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम देने के लिए है, ना अवाम को सहूलतें देने के लिए है, ना कोई रिलीफ देने के लिए, बल्कि IMF ने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए है। और ये बात कल ही बोल चुके हैं शौकत तरीन साहब कि 12 जनवरी को हमें IMF के पास दोबारा जाना है, एक रिव्यू मीटिंग है हमारी। अब जहाँ तक रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ किया, हमने अवाम को अवेयर किया। अब ये देखना है कि वो जो टेलीफोन आया करते थे वो टेलीफोन आने का सिलसिला रुक गया है या वो जो लोगों के बाजू मरोड़े जाते थे उसका सिलसिला रुक गया। ये आज भी गवर्नमेंट को गैर जमहूरी कुव्वतें फैसिलिटेट कर रही हैं, सिलेक्टर को उसी तरह से उनके ऊपर मेहरबानी हो रही है। और तीसरी चीज़ उन लोगों को सोचने का है और हम उन्हें बावर करा चुके हैं जो इत्तेहादी है सरकार के कि आप भी हमारी अवाम से मुंतखब होके गए हैं, अवाम की वोटों से गए। खुदारा आप पाकिस्तान के कमज़ोर मजलूम और गरीब अवाम पे रहम करें, ना कि आप इस जालिम निज़ाम के साथ जाके खड़े हो जाएं जिसमें के जो कि अवाम के हक में नहीं है बल्कि अवाम के खिलाफ है, जिससे अवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा, पाकिस्तान की मईशत और कमज़ोर होगी, महंगाई और ज़्यादा हो जाएगा, पाकिस्तान की नेकनामी खराब। तो सिर्फ हम जिम्मेदार, हम अपने किरदार को अदा करें। हम उसे परसू कर सकते हैं, हम फोन पे धमकी नहीं दे सकते। मैं एक बात हम करूं, किसी चीज के पॉइंट पे उनको अच्छी बात है निहाल भाई, आप ना धमकी दें, कुछ ना करें, बात लंबी हो जाएगी। एक मैं आपको लाइन दे देती हूँ। लाइन ये है कि शायद खान अब्बासी साहब को मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जी पता नहीं कोई 21 बंदे जो हुकूमत के हैं ना वो हमारे साथ मिले हुए हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जो 21 बंदे आपके साथ मिले हुए हैं ना, उनको किसी तरह भिला फुसला के उनसे कहें कि भाई आपने बजट मंजूर नहीं करा, आपका मामला हल,
अदम एतमाद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब बजट मंजूर ही नहीं होना तो प्राइम मिनिस्टर का अदम एतमाद ही हो जाएगा। सर ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इतनी लंबी चौड़ी पंचायत में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर जरा थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं जरा पीटीआई की तरफ जाऊं। अस्सलाम वालेकुम हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके सामने सवाल रखूं? जी जी, मुझे आपकी आवाज। अच्छा हसन, प्रॉब्लम पता क्या है और मेरी दिक्कत ये है पर्सनली कि जब से मैंने होश संभाला है ना, मैं हर बजट पे, जब से मुझे समझ आई है, वैसे तो खैर अभी भी पूरी समझ नहीं आई कि बजट क्या नंबर गेम होती है, लेकिन जितनी भी मुझे समझ है मैं ये जानती हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है, हर बजट में हर हुकूमत की तरफ से मैं ये सुनती हूँ कि भाई इस बजट का गरीब आवाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर तो अगर फर्क नहीं पड़ने वाला तो आप IMF के हुक्म के ऊपर क्यों फिर बजट लेकर के आ रहे हैं? मत लेकर के आए ना, सिंपल हुक्म अदूली से क्या हो जाएगा? अच्छा तो मतलब देखें, जो आप बात कर रही हैं, अगर तो मैं आपको समझा भी सकता हूँ इसका सवाल का जवाब, लेकिन देखें जो आपने बिनिश इंट्रोडक्शन दिया है ना कि $1 अरब के लिए या इंस्टॉलमेंट के लिए, ये इतना सिंपल नहीं होता। IMF के प्रोग्राम में मुल्क क्यों जाते हैं? मुल्क इसलिए जाते हैं जब उनकी पिछली गलत पॉलिसियों की वजह से उनके करंट अकाउंट क्राइसिस आते हैं, उनके पास ज़र मुबादला नहीं होता और उनको आलमी दुनिया की मदद चाहिए होती है। आप IMF के कर्जे को सिर्फ ये ना देखें कि वो IMF के अपने पैसे हैं। IMF का जब तक लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं होता, आपके साथ ग्लोबल लेंडर्स नहीं खड़े होते, आपके साथ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नहीं खड़े होते। इसीलिए ये कोई पाकिस्तान का पहला तो IMF प्रोग्राम है नहीं, 21वां प्रोग्राम है और ये हिस्ट्री भी आपके सामने है। सवाल पूछने वाला ये है कि आखिर 21वें प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी क्यों हम एक दूसरा तीसरे प्रोग्राम के बाद हम IMF के उससे बाहर नहीं आए। हिंदुस्तान भी IMF से कर्जे लेता था, 90 की दिहाई के बाद IMF के पास उसको नहीं जाना पड़ा। ये है मुश्किल सवालात, इनके जवाब हैं कड़वे और ये लोग नहीं पूछना चाहते। लेकिन अगर हमने IMF के प्रोग्रामों के ऊपर सियासत करनी है तो की जा सकती है। फिर मुल्क 22वें प्रोग्राम में भी जाएगा, 23वें प्रोग्राम में भी जाएगा, जैसे पिछली पॉलिसियाँ चलती आई हैं। और अगर इसके ऊपर कोई अच्छा डिस्कोर्स करना है, अच्छी बात करनी है, ये देखना है कि मसले क्या हैं, तो फिर बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। आप इस वक्त जो IMF के कहने पे जो आप कह रही हैं मिनी बजट का इशू, वो इशू क्या है? वो इशू ये है कि टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म करनी है कुछ, और आपने अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है टैक्स रेवेन्यू? इसलिए कि खर्चे ज़्यादा हैं, इसलिए कि आपके मुल्क के जो गैर तरक्याती अखराजात थे ओवर द ईयर्स, आपकी वर्कफोर्स बहुत बड़ी है, उसके बाद कोविड की वजह से आपके मुल्क के अखराजात और बड़े हैं। तो ये आपने, और उसके अलावा जो आपकी डेट सर्विसिंग है पुराने कर्जों के ऊपर, 1 खरब तो हर साल के अंदर आप 3 खरब तो आप वो देते हैं जो डेट सर्विसिंग करते हैं, 1 खरब के कर्जे वापस करने होते हैं। पैसे आप कमाते कम है, कर्जे आपने इस कौम पे इतने चढ़ा दिए कि वो वापस करने हैं। तो फिस्कल स्ट्रेन तो है और इस फिस्कल स्ट्रेन को ख़त्म करना है। IMF आपसे ये कहता है कि भाई आप आएँ और अपनी मईशत को ठीक करें, और वो एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। आप ना माने, आप कोई और प्रिस्क्रिप्शन दें, आप कर्जा अपना रेवेन्यू बढ़ा के दिखा दें, उनको क्या इतराज़ है? और अगर आपने IMF से कर्जा नहीं लेना तो फिर आपके पास डॉलर कहाँ से आएगा? आप कमर्शियल मार्केट से अगर कर्जे लेंगे तो वो बड़े ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे है। तो ये एक इसके ऊपर अच्छा डिस्कोर्स करने की ज़रूरत है, वरना मैं आपको ये बात, मैं अबव माई पोलिटिकल एलिजियंस में आपको ये बात बता रहा हूँ कि अगर हम लोग IMF के प्रोग्रामों पर सियासत करते रहे तो फिर पाकिस्तान कभी भी इन प्रोग्रामों से बाहर नहीं निकल सकेगा। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता कि ऑपोजिशन वाले बैठते, वो कहते हैं कि हम ये फिस्कल सिचुएशन समझते हैं, आप जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं प्लान, आप इन चीज़ों पे एग्जाम्पशन ना करें, आप ये प्लान दिए ये कर दें। लेकिन ये कहना जानते बूझते, जब वो खुद IMF प्रोग्राम से निकले हैं कि पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक तरीका है, बल्कि ये पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है, ये हुक्म वतनी का तकाजा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आगे आपका पॉइंट। सैर कामरान साहिबा, आपने सुना कि हसन खावर साहब क्या फरमा रहे हैं। आपको उनको अच्छे मशवरे देने चाहिए, उनके साथ बैठे, उनके साथ काम करें। एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि जैसे हुकूमत का ये दावा है, सहर आप सुन रही हैं ना मुझे, कि गरीब आवाम के ऊपर इस बजट का कोई असर, इस मिनी बजट का कोई असर नहीं होने वाला। एंड इफ दैट इज करेक्ट एंड इफ दैट इज ट्रू, तो अगर इतना होम्योपैथिक सा मिनी बजट आ रहा है और इस होम्योपैथिक मिनी बजट को भी ऑपोजिशन नहीं रोक पा रही, तो वो जो दावा है बिलावल का कि जी 5 जनवरी से आप शुरू करने वाले हैं हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम और बस अब हुकूमत नहीं टिकेगी, उसकी कोई वक़्त वैल्यू नहीं रहेगी। ये बात ये है, सबसे पहले बिजनेस जो हसन खावर साहब फरमा रहे हैं, मुझे तो ये सोच के, यानी आप कब तक जो है वो माजी में जीते रहेंगे, आप कब तक जो है अपनी नाअहली और नालायकी का जो है वो बोझ डालते रहेंगे पिछली हुकूमतों के ऊपर।
آپ کب حقیقت میں کے دور میں واپس آئیں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ سے تو ہم نے بارہا کہا کہ آپ IMF سے کیا شرائط طے کر رہے ہیں اگر آپ نااہل ہیں، اگر آپ نالائق ہیں، اگر پہلا ہی آپ کو فائنانس منسٹر اپنا فائر کرنا پڑا، دوسرا فائر کرنا پڑا، تیسرا فائر کرنا پڑا، تو آپ پارلیمنٹ میں لے آئے، بتائیں کسی کا مشورہ لے لیں۔ ہم نے تو مثال کے معیشت بھی آفر کیا، تو مجھے یہ بتائیں یہ جو ابھی جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں عمران خان احمد نیازی صاحب کو سمجھائے نا، ان کو بولے کہ آئسولیشن میں رہ کے ایک نالائق ٹیم جس کو مافیا کہتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے کیوں پاکستان کے عوام کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ نہیں پڑے گا، تو کیا یہ جو عام عوام ہے کیا کرے گی؟ کبھی آپ ہر چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں پھر کہتے ہیں عام عوام پہ بوجھ نہیں پڑے گا، بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں پھر کہتے ہیں عام عوام پہ بوجھ نہیں پڑے گا، انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں عام عوام پہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ یہ اس قسم کی باتیں میں سمجھتی ہوں ان کے کبھی بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، اس کا فرق کیا ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں۔ کوئی تو ہوگا نا آپ کے گھر میں، آپ کے ملازم، باقی لوگ وہ جو جن کو تنخواہیں ملتی ہوں گی ان سے پوچھ لیں کہ جی فرق کس کو کتنا پڑتا ہے۔ باقی یہ کہ دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا فوراً استعمال کرتی ہے، ان کو بتاتی ہے، ان کے اتحادی بھی اعتراض کرتے ہیں، پھر اتحادیوں کو پتہ نہیں کون سا طریقہ کار ہے جس سے ایک دن پہلے جس کے اوپر ان کے سارے اختلافات ختم کر کے کوئی نئی وزارت دے کے کوئی نئی آفر دے کے بلا لیا جاتا ہے اور یہ ایک قانون سازی ہو جاتی ہے۔ اس کے نتائج کو پھر کوئی نہیں دیکھتا۔ افسوس الیکشن کی بات ہے، اگر جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کوئی نہ بھی ہلائے تو یہ اپنے بوجھ چلے گر رہے ہیں، اور اپوزیشن پارٹیز نے یقیناً پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ عمران خان احمد نیازی کو میں ایک مشورہ دوں گی، واپس چلے جائیں کنٹینر پر، کنٹینر سے تو آپ اترے نہیں، واپس جا کے اپنے آپ کہ جی میں بل جلا رہا ہوں کیونکہ میری حکومت نے کی قیمت بڑھا دی، واپس جا کے جو ہے وہ بولے کہ میری حکومت نہیں چل رہی، میں اپنے خلاف سول وار ٹھیک ہے۔ میں ذرا رسپانس سے کوئک سا رسپانس لے لوں بریک پر جانے سے پہلے۔ حسان آپ نے سنا، یہ تو واقعی بات ٹھیک ہے، یہ ذرا ضرور سمجھائیے کہ ایسا کون سا بجٹ ہوتا ہے جس کا غریب عوام پہ اثر نہیں پڑتا؟ آپ اشرافیہ میں سے ہیں، آپ حکمران کلاس میں سے ہیں، سر آپ کو نہیں پتا لیکن ہر بجٹ کا اثر عوام پر آتا ہے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ عوام تو اس پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ عوام ہے نا، لیکن عوام کے مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ ایک نچلا طبقہ ہوتا ہے، اس سے اوپر کا طبقہ ہے، مڈل کلاس کے اندر بھی کئی سیگمنٹس ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی اپر کلاس ہے۔ جب اس طرح کے ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں یا منی بجٹ لانا پڑتا ہے تو ہم یہ بیٹھ کے تعین کرتے ہیں کہ کس طبقے پہ سب سے زیادہ اس کا اثر پڑے گا۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا جائے تو وہ طبقات جو محروم ہیں اس کو اس کا کم سے کم اثر ہو، وہ چیزیں جہاں جو ان کے جو وہ خریدتے ہیں اس کے اوپر اس کا اثر کم سے کم پڑے۔ حسان اصل میں ایک منٹ، حسان پتہ کیا آپ لوگ یہ نہیں کر پا سکتے، انفیکٹ کوئی بھی حکومت یہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کیونکہ جیسے میں نے کہا نا آپ لوگ اشرافیہ میں سے ہیں۔ سر میں ایک منٹ آ رہی ہوں نہال بھائی، میں آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ جو ٹھیک ہے مشیر تنخواہیں نہیں لیتے ہوں گے یا وٹس ایور، لیکن سر جو ان کو پرکس ملتے ہیں، جو ان کو وسائل کا نہیں سر میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ جو پرکس وغیرہ حکومتی بینچز پر لوگوں کو ملتے ہیں سر، ان کو کیسے پتا کہ عام آدمی اپنا بجٹ کیسے چلاتا ہے؟ نہیں بینش ایسے نہیں ہوتا، بالکل پتہ ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے زیادہ عوام دوست حکومت کوئی نہیں ہے۔ کس نے 120 ارب کا راشن پروگرام دیا آج سے پہلے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے؟ کس نے ہیلتھ کارڈ کا اتنا بڑا پروگرام دیا؟ پنجاب 400 ارب روپیہ اس پہ خرچ، 400 ارب روپے کا یہ پروگرام ہے۔ تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض لوگ جو اسمبلیوں میں ہوتے ہیں وہ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن جب پالیسیاں بناتی ہیں تو اس طبقے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان لوگوں سے ووٹ لے کے آنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اگر کام نہیں کریں گے تو کیسے ووٹ لیں گے لوگوں سے؟ جی نہال ہاشمی صاحب، آپ نے سن لی ان کی حکومت کی اچیومنٹس اور پرفارمنس؟ جی دو بات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک یہ قرضوں کا ذکر کیا انہوں نے، تو ہم نے 5 سالوں میں جتنے قرض لیے ہیں انہوں نے 3 سالوں میں اس سے ڈبل لے لیا۔ دوسری بات، مجھے سمجھ آتا ہے کہ IMF کیوں جا رہے ہیں، یہ غالباً عمران خان صاحب کو خودکشی سے بچانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں IMF پہ جاؤں گا تو مجھے خودکشی کرنا پڑے گا، اس لیے ان کو خودکشی کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ عمل کر رہے ہیں اور یہ عوام کو خودکشی پہ مجبور کر رہے ہیں عمران خان کو خودکشی سے روکنے کے۔ چلیے جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی غم ہے زمانے میں،
हुकूमत और अपोजिशन के लिए। ये आवाम के गम की हमने बात की थी पहले सेगमेंट में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हुक्मरानों के जो गम हैं उसके बारे में, उनकी जो टेंशन है उसके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप लोग को फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में है जी सहर कामरान साहिबा, निहाल हाशमी साहब, हसन खाबर साहब, तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन खाबर साहब, भाई ये जो नवाज शरीफ कमिंग बैक है, ये एक बहुत बड़ा हॉट केक बना हुआ है। कल भी इसके ऊपर बात की, अब आज भी मैं करने पर मजबूर हूँ, थैंक्स टू यू पीपल, क्योंकि जब पता चला कि जी नवाज शरीफ साहब इज़ कमिंग बैक तो हुकूमत परेशान होगी। मैं आपको भी सुन रही थी हसन साहब, आप ये फरमा रहे थे कि कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब, उनके तो क्या ही कहने, वो ये कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ ने कोई नहीं वापस आना, हम यानी कि हुकूमत ने उनको वापस लाना है। आपको भी एक लाइन देती हूँ हसन आज, वो लाइन ये है कि सियासत के अंदर कोई भी जो सियासी बदतरीन आपका मुखालिफ होना, एंड इन दिस केस क्योंकि नवाज शरीफ इमरान खान एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ हैं, तो जब इमरान खान अपने एक सिग्नेचर से अपने बदतरीन मुखालिफ को बाहर जाने की छूट या इजाज़त दे देते हैं ना, तो फिर वो वापस लाने की हिम्मत नहीं रखते। या फिर मैं आपको आपके वजीर दाखिला साहब का बयान याद करा दूं, जो बार बार ये कहते हैं कि भाई हमने लाख कोशिशें कर ली, नवाज शरीफ बिल्कुल वापस नहीं आ रहा, अब तो लाए अल्लाह उनको वापस लेकर के आए। सो सर एक पसूड़ी सी पड़ी रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि जी ऐलान नहीं हो रहा, कब आ रहे हैं वापस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, एक तरफ तो आप कह रही हैं कि हम वापस लाने की हिम्मत नहीं रखते, लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि हुकूमत घबरा गई है। देखें बात यह है, उनको तो वीज़ा उनका एक्सटेंड नहीं हो रहा, पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, आना तो उनको पड़ेगा, और पहले भी हर मुमकिन कोशिश की है, मजीद भी करेंगे, हम आएंगे, और जब आएंगे तो कानून के मुताबिक जेल जाएंगे। उनके आने से खौफजदा कौन है? मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी के बाज़ लोग ज़्यादा फिक्रमंद हैं उनके आने से, क्योंकि वो लोग जो इधर उधर डील की तलाश में देख रहे थे, उनको डर ये है कि अगर मियाँ साहब आ गए और उनको जेल जाना पड़ा तो डील नहीं हो सकेगी, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए शायद ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगी। हम तो चाह रहे हैं कि वापस आएँ और कानून का रास्ता इख्तियार करें, जेल जाएं जो उनको कानून ने सजा दी है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई कन्फ्यूजन है, और इसको एक मीडिया हाइप बिला वजह दे दी गई है। आपको पता है कि वो भागे हुए थे, वहाँ पे इलाज के लिए गए थे, बीमार थे नहीं, हमने तस्वीरें भी उनकी देखी, ये भी देखा कि वो बैठ के एफिडेविट साइन करवाते रहे वहाँ पे। अब उनको आ जाना चाहिए, इसमें क्या कन्फ्यूजन क्या है इसमें? ये हसन बेसिकली आपको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फैक्ट चेक देना पड़ेगा कि मीडिया ने हाइप नहीं दी, ये इमरान खान साहब ने मीडिया को बताया था। ये कैसे हो सकता है कि सारे केसेस बंद हो जाएं, नाअहली ख़त्म हो जाए और वो चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए? ये थोड़ा सा फैक्ट चेक मैं आपको देना चाहती हूँ, और तभी से ज़्यादा सीरियसली इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, जब वो इस तरह से आके बात करेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर टॉक शोज तो होंगे। देखिए विदेश बिल्कुल ठीक कहा है। देखें, दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि हम ये चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिक्स को साइड पे भी रख दें, इस मुल्क की जो अशराफिया है उसके लिए कानून और हो, और गरीब आदमी के लिए कानून और हो। अगर लोग चाहते हैं कि उनको सजा ना हो, या इनकी पार्टी ये मुतालबा करती है, तो फिर जो गरीब लोग जेलों में साड़ रहे हैं उनको भी निकाल दें, फिर जेलों को सिस्टम खत्म कर दें। सर ये तो बात ही नहीं हो रही ना, अच्छा दूसरी बात है, पीछे चली जाएगी, दूसरी बात भी आ रहा हूँ मैं, दूसरी बात पे भी आ रहा हूँ, दूसरी बात पे भी आ रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप मुझे ये बताएं कि अगर एक शख्स एक आपके मुल्क का पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर रहा है और ये साबित हो जाए कि उसने गलत काम किया है, आपने उसको सजा सुना दी, वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो आप मुझे बताएं कौन सा मतलब किस मुल्क की ये कौन सी बात है कि आप उस मुल्क में कहें चलें जी इसको हम दोबारा वज़ीर आज़म बना देंगे, कोई बात नहीं, गलती हो गई थी, करप्शन कर दी, अब नहीं करेंगे। ये तो उन्होंने बड़ी ऑब्वियस सी बात की है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इसमें डिबेटेबल क्या चीज़ है। इस पर तो पूरी कौम को एक आवाज़ होना चाहिए, और किसी को भी सजा हो, किसी शख्स पे भी इल्जाम साबित हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का हक है उसके बाद। सर ये तो अदालतें डिसाइड करेंगी। जी निहाल हाशमी साहब प्लीज योर कमेंट ऑन इट। वो ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत परेशान नहीं है, हुकूमती बेंचेस पे कोई पसूड़ी नहीं है, बेसिकली पीएमएलएन के जो कुछ लीडर्स हैं वो परेशान है, नवाज शरीफ वापस नहीं आना चाहते। आपने जो पॉइंट नोट करना है जो हसन साहब कह रहे हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड। जी विनीश, बहुत ही कंफ्यूज लगे मुझे हसन साहब एक वक्त में कई बात कर रहे हैं। एक वो कह रहे हैं सजा याफ्ता, उनका कायद कह रहा है चौथी बार वजीर आजम बनने नहीं दूंगा। चौथी बार या 10वीं बार आप नहीं बनाते हैं, वो पाकिस्तान के मुंतखब लोग बनाते हैं और वो जिसको चाहे बना ले। दूसरा उन्होंने कहा करप्शन में है,
तो हसान भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा आप जरा उनकी जजमेंट्स उठा के देख लें, उसमें लिखा हुआ है ना कोई किकबैक हुआ है, ना कोई कमीशन है और ना कोई करप्शन है। तीसरा एवेंट फील्ड है, तो मैं हसान भाई को कहूंगा कि आप ब्रॉडशीट के हवाले से जब अटैच किया था एवेंट फील्ड प्रॉपर्टी को हुसैन नवाज के, तो उस पे लंदन हाई कोर्ट ने इनको 26 लाख का जुर्माना किया कि ये एक बाफाइडी जमीन है, फ्लैट है, जायदाद है, आप इसको अटैच करके आपने गलत किया है। और देखिए बरतानिया की अदालत जिसने मलक रियाज के ऊपर 34 अरब का जुर्माना किया, जिसने ब्लैक मनी से खरीदा था, नाजायज और करप्शन के तरीके से था, वो पैसा पाकिस्तान वापस आया। तो अगर यही होता तो फिर एवन फील्ड को भी बरतानवी हुकूमत जो है वो नहीं छोड़ती, नेशनल जो उनके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कभी भी नहीं छोड़ती। तो ये वाला ये प्यूरन या ये गाना छोड़ दें। अब आए कि नवाज शरीफ साहब के ना जाने में ये रोक सके, और जब माजी में ये इनको याद होगा जब वो अपनी अहलिया को बिस्तर अदालत पे छोड़ के बेटी का हाथ पकड़ के सीधा के जेल गए। ये जेल से तो भागते हैं इमरान खान जैसे लोग जो ना सादिक हैं ना अमीन, इतना झूठ बोलते हैं, यूटर्न निहाल भाई हुकूमत ये तो जरूर कह रही है, फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वापस आना ही नहीं है, हम उनको लेकर के आएंगे। देखिए जो चौधरी साहब है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो हर दौर में उनके हाथ में पॉलिश और ब्रश होता है, या हमारे पास भी आते रहे मगर हमने अपने बूट आगे नहीं किए, तो इसलिए इस तरह की बात करते हैं ना। इनका अवाम में कोई ये है हैसियत, ये हर दौर के वो मस्खरे नहीं होते जो नौरतन हुआ करते थे, ऐसी बातें नौरतन ये हुआ करते हैं। नहीं मैं आपको सच बता रही हूँ, नौरतन टाइप के लोग हैं, ये दिलजोई करने के लिए आते हैं। अच्छी बातें किया करें, नेशनल टीवी पे कोई बातें अच्छी नहीं लगती, सुनने वाले को अच्छा लगे। सर वोट तो मिलते हैं ना, इलेक्शन का टिकट तो मिला ना, कंटेंडर तो हैं, आवाम में जाते हैं, तो ऐसी बातें ना करें। आप लोग का तो बयानिया है कि जो वोट को इज्जत दो, तो जिन लोगों ने फवाद साहब को वोट दिया उनकी तो इज्जत करें ना सर। सर पार्टी के हवाले से बात करें। तलाश कर रही है, दूरबीन लेके तलाश कर रही है, अवाम में तो ये जा नहीं सकते। ये अब इतने खौफ है कि कैबिनेट मीटिंग में ये बात करने के बजाय कि चीनी, आटा, घी, गैस, बिजली, पेट्रोल सस्ता किए जाए, ये नवाज शरीफ के चौथे भाई। नवाज शरीफ इलेक्ट होके आता है, आपकी तरह सिलेक्ट होके थोड़ी आता है। अच्छा तो पाकिस्तान कब आ रहे हैं ये बता दें मुझे, आगे शहर के पास जाना है, मीटिंग हुआ है, मुझे ये बताएं कब वापस आ रहे हैं जी? नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं ये तो बता दें। वो देखिए वो खुद पाकिस्तान के पासपोर्ट है, उनको ना किसी पासपोर्ट की जरूरत है ना किसी इजाजत की जरूरत है। जब उनके डॉक्टर उनको कहेंगे, और एक बात इत्मीनान रखें हसन साहब, लोग इनके पार्टी के बेशतर लोगों ने हमें दरखास्त दी हुई है कि जनाब आप हमें वापसी ले लें, हम आपके टिकट से लड़ना चाहते हैं। किसी दिन आपके पाकिस्तान के पाक में आप देखेंगे कि जहाज से उतर रहा होगा और नीचे अवाम उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होंगे। नवाज शरीफ इनकी तबीयत साफ करने के लिए नवाज शरीफ को ढूंढोगे, मुझे मुल्क को मिलने के नहीं नायाब है हम। नवाज शरीफ इसके पाकिस्तान में करोड़ों चाहने वाले हैं, उसको ये रोक नहीं सकते हैं। वो आ जाएंगे, इसी साल आएंगे 2022 में। ओके, यानी अगले साल आएंगे सर, अभी तो ये साल बाकी है जी। एयरपोर्ट तो पहुंच जाएंगे ना भाई आप लोग उनको लेने के लिए। खैर इंशाल्लाह। ऑल राइट, सहर कामरान साहिबा, नवाज शरीफ की वापसी, नो वापसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल होगा 5 जनवरी को बकौल बिलावल के? आप लोग ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि हुकूमत परेशान हो जाएगी, हुकूमत बौखला जाएगी, हुकूमत कमजोर हो जाएगी, या हुकूमत घर चली जाएगी? देखिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के शहरी हैं, आना उनका हक है, आना चाहिए, अपने मुल्क में रहना चाहिए। वो तो मुझे नहीं पता कि ये इनकी पीटीआई की जो वजीर सेहत थी पंजाब की, वो किस तरह से उन्होंने जो बयान दिए थे पूरी कौम को बताया था कि बीमार है, बाद में आधी काबीना कहती है कि बीमार नहीं है, आधी काबीना कहती है बीमार है। देखिए हम इस बात पे बिलीव नहीं करते किसी की बीमारी के ऊपर जो है हम किसी किस्म की सियासत करें। नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के शहरी हैं, वो आना चाहेंगे वो जरूर आएंगे, इस मुल्क का कानून बुलाना चाहेगा जरूर बुला ले, लेकिन ये कहना कि कोई शख्स या तो जेल में हो या मुल्क से बाहर हो, इस पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखती। इतने खाइफ क्यों है, इतने घबराए हुए क्यों है? बाकी पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली होगी पाकिस्तान के अवाम के लिए। हम जो है पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, इसलिए कि आज किस्म के हालात हैं। अभी मैं हसन भावर साहब की बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एक कानून होना चाहिए। बिल्कुल, ये कौन सा कानून है कि आपने अपनी एक बदतरीन कारकर्दगी की वजह से जो आपकी पार्टी जिससे मुतासिर हुई उस पर तो आपने पूरी अपनी तंजीम तहलील कर दी, और किन के हाथ में दे दिए? आपने
तंजीम की लगामें उन लोगों के हाथ में जिनको आपने करप्शन के ऊपर जो है या नाअहली और नलायकी की वजह से बरतरफ किया, यानी वो वजीर जो के फाइनेंस मिनिस्टर थे और नाअहल थे, वो साहब जिनको अद्वियात में करप्शन और कीमतें बढ़ाने की वजह से बरतरफ किया गया था, वो जिनके ऊपर जो है वो आटा चीनी का इल्ज़ाम है, या वो या जिनके होते हुए कराची पोर्ट के अंदर टैंकर भरे हुए थे तेल के, मगर मुल्क में पेट्रोल नहीं मिल रहा था जब तक कि कीमत नहीं बढ़ी। तो बात यह है कि आपने तो बता दी ना कि आपकी तंजीम साजी कैसी है, आपने ये भी बता दिया कि आपकी तरजीह कैसी है, और आपने ये भी बता दिया कि आपका डायरेक्शन क्या है। अगर आपने वाकई जो है एक निज़ाम की बात करनी होती तो फिर तो कोई तो कार्रवाई होती। जब इमरान खान अहमद न्याजी साहब का घर 12 लाख में जो है वो देकर जो है वो रेगुलराइज हो गया था, फिर ये ना होते ना कि गरीबों के घर मिसमार होते, फिर वो भी मिसमार होता। फिर जस्टिस वजी जो कह रहे हैं वो बड़ा काबिल गौर बात है, वो काबिल गौर बात है कि ये किसके ताने बाने कैसे मिलते हैं, किस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, किसका घर किसका किचन कैसे चलता है। ये तमाम बातें जो है ये तहकीक तलब है, और ये देखना है कि क्यों बात जो केसेस बिल्कुल क्लियर हैं, जिनके ऊपर सामने एविडेंसेस आ रहे हैं, उन पे ना कोई गिरफ्तारी होती है, ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई जेल जाता है। ये सारा वक्त हिजान अंगेजी किस चीज़ के लिए कि आप अपोजिशन के लिए बयान देते हैं, सारा वक्त की तर्जुमानों की फौज। मैं कहती हूँ कि मैं किसी का भी बोलूँ, आप लोग इतना उसका 5% वक्त अपनी कारकर्दगी बेहतर करने पे दे देते तो आज तो अपोजिशन को सड़कों पे आना पड़ता, ना पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल आते हैं। अपोजिशन के पास क्या रास्ता है? हम पार्लियामेंट में आपको कहते हैं हमें बताएं IMF से क्या मुआहदा हुआ है। सिर्फ ऐसे वैसे बयानात नहीं देते, नया नया बयान आया है, मुझे ब्रेक के बाद ऑब्वियसली उसको डिस्कस करना है। बकौल फवाद चौधरी साहब के, ऑपोजिशन यानी आप लोग दिहाड़ीदार सियासतदान है, फिर आ रहे हैं आप लोग। हुकूमत को 3 साल हुए हैं और ऑपोजिशन इन 3 सालों में फिर से आ रही है हुकूमत गिराने के लिए। इस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को समेटने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है विद सहर कामरान, निहाल हाशमी, हसान खावर। मैं सहर आप ही से आगाज़ कर लेती हूँ इस फाइनल राउंड का। भाई वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं आप दिहाड़ीदार सियासतदान हैं, आपसे कुछ नहीं होना, जितनी चाहे मर्जी दफ़ा आप आ जाए हुकूमत गिराने के लिए, हुकूमत अपनी जगह पर कायम है, रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फवाद चौधरी साहब बिल्कुल अपनी शख्सियत को सामने रख के बात कर रहे हैं कि ना उनको इसी बात की तनख्वाह मिलती है, यही बातें उन्होंने करनी है। उन्हें तो पता है कि कैसे वो बारी बारी मजदूरी बदलते हैं, पता नहीं आगे उनका क्या इरादा है। मैं समझती हूँ इस किस्म की गुफ्तगू करें जो कहते हुए और सुनते हुए आपको बाद में भी अच्छा लगे। वो अपने पिछले बयान सुनते होंगे तो आज शर्मसार होते होंगे, या हो सकता है कि वो शर्मसारी प्रूफ है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यानी आप कोई भी बात कहते हैं उसके लिए अल्फाज का चुनाव, आप क्या बात कह रहे हैं। इस किस्म की बातें एक ऐसे शख्स से जो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, बहुत ही जो है ना मुझे तहजीक अमेज लगती है, और बहुत ही अफसोस होता है कि यानी आपके जिम्मे क्या काम है। अगर आपने सिर्फ पार्टी का तर्जुमान ही होना है तो फिर आप मुल्क की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की पोस्ट रिजाइन करें। आप जो है वो सिर्फ पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के जो मर्जी कहे जैसे बाकी सब लोग कहते हैं। देखिए मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल जो है इस फवाद चौधरी साहब ने अपनी शख्सियत की जो उनका जो वो करते हैं उसी की तर्जुमानी की है, और अगर आप उनका माजी उनका हाल देखें तो यही वो करते रहे। बाकी तो जब आएंगी सियासी पार्टी सामने तो सामने आ जाएगा ठीक है इन्होंने अगली दिहाड़ी कहाँ लगानी है। निहाल हाशमी साहब, कुछ नहीं होना, पिछले 3 सालों से आप लोग कोशिश कर रहे हैं हुकूमत गिराने की। कभी PDM बनाते हैं, कभी लॉन्ग मार्च की डेट देते हैं, कभी कुछ, कभी ये इत्तेहाद, कभी वो इत्तेहाद, कुछ नहीं होना क्योंकि आप तो दिहाड़ीदार सियासतदान हैं सर। देखिए जी, 3 सालों में 3.5 सालों में हमने इनको इतना हिला दिया है कि अब इसके कैबिनेट के अंदर जो मीटिंग होती है तो उसमें वजीर आजम कहते हैं कि नवाज शरीफ को नहीं। इनको हमने हिला नहीं दिया, बल्कि KPK में हमने इनको इतना एक्सपोज किया है, पूरे पाकिस्तान के लोग सड़कों में आज इनको तलाश करते हैं। नवाज शरीफ सर आप भी तो एक्सपोज हो गए ना, आप भी हार गए। इनको तो आपने एक्सपोज किया, पर PMLN भी तो एक्सपोज हुई। हम तो KPK के दावेदार नहीं थे ना, हम तो पाकिस्तान के दावेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां तक रह गया फवाद साहब की दिहाड़ी का, तो उनको बड़ा तजुर्बा है दिहाड़ी लगाने का, वो दिहाड़ी लगाते हैं और अब वो तलाश कर रहे हैं कि अगला दिहाड़ी कहाँ लगाया जाए। वो सियासतदान नहीं है, वो एक दिहाड़ीदार आदमी है जो कहीं पर भी जाकर के रेंट पर्सन है, जो चाहे उनको उजरत पे हासिल कर सकता है, ना उनका कोई मंशूर है। वो अपनी सोच के मुताबिक
ठीक बात की। इस तरह के लोगों को ऐसी बात करनी चाहिए। और उनको परेशानी है कि शहबाज गिल आ जाते हैं दूसरे दिहाड़ीदार, तो उनका मुकाबला शहबाज गिल से तो हो सकता है, हमसे नहीं। उनका मुकाबला फयाज चौहान से तो हो सकता है, हमसे नहीं है। तो वो हमें उनको जवाब देना भी मैं समझता हूँ कि मसखरापन लगेगा कि हम इस तरह के आदमियों को जवाब दें। हम एक सियासी कारकुन है, सियासी कारकुन दिहाड़ीदारों के जवाब नहीं दिया करते। हसन खावर साहब, बिलावल ये कह रहे हैं कि कठपुतली को जाना होगा, अगला वजीर आजम और जो वज़ीर आला हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं, जबकि हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि भाई सिर्फ ये टेन्योर नहीं हम पूरा करें, हम अगला टेन्योर भी हमारा ही होगा। हजारों ख्वाहिश ये ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस बात का अदराक है कि उनकी पार्टी की क्या हैसियत है। फवाद साहब की बातें ना इन लोगों को इसलिए बुरी लगती हैं कि फवाद साहब चुपते हुए सच बोलते हैं, तो जाहिर है कि सच सबको बुरा लगता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिदम ज़रीफ़ी ये है कि एक तरफ वो जमात है जो बाकी जमातों को साथ मिलाकर एक मार्च नहीं कर पा रही, और मार्च करने के लिए भी 4 महीने की तारीख दे दी है। कोई धरने की बात नहीं हो रही, मार्च भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में लिए 3 सीटें। दूसरी तरफ वो जमात है जिसकी 1 सीट है खैबर पख्तूनख्वा में, और सिंध पे उनकी हुकूमत पिछले कई साल से है, और सिंध का जो उन्होंने हाल कर दिया है वो अवाम के सामने है। और अपनी अपनी जगह ये समझ रहे हैं कि जी 3 साल में हमने गवर्नमेंट को हिला दिया, इतने पता नहीं कितना हिला दिया है। तो मैं समझता हूँ ये बातें ज़रा अपने गिरबान में झांकना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि हमें अगर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट मिला, वोट बैंक चाहे हमारा सबसे ज़्यादा था, हमने इंट्रोस्पेक्शन की, हमने कहा हमें अपनी पार्टी में तब्दीलियों की ज़रूरत है। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो वाइप आउट हो गई, पीपल्स पार्टी तो सिंध तक आ गई और चस से मस्त नहीं हुए कि अपने को तरीकाकार बदलें, और नून का हाल आपने देख लिया। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इनकी बातों में कोई दम है। बहरहाल सियासी बयानबाजी इनका हक है, ये करते रहे, लेकिन इसमें कोई ऐसी ठोस बात नहीं है। हसन खावर साहब, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो पहला मरहला है उसके अंदर बकौल ऑपोजिशन के जैसे आप एक्सपोज हो गए, अगर हम अपनी बात करें तो आप हार गए, चलिए सिंपल लेते हैं इसको। दूसरा मरहला जो है समवेयर मार्च अप्रैल में है, सेम टाइम अराउंड हम पंजाब में भी इलेक्शन की बात सुन रहे हैं। मतलब इलेक्शन बिफोर इलेक्शन, क्या वो वाली सूरत हाल तो नहीं हो जाएगी जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखी सर आप लोगों की? देखिए एक बात तो दिनेश समझे, इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम केपी में है और पंजाब में उससे भी बेहतर है, वो बड़ा मजबूत बलदियाती निज़ाम है। ये सिलेक्शन पे और मैं आपको आ रही हूं निहाल भाई, आपकी तरफ आ रही हूं। निहाल साहब को भी वक्त दे दीजिएगा। मैं निहाल साहब 1 मिनट में जरा जवाब दे दूं। देखें जो बलदियाती निज़ाम हम लेके आ रहे हैं ना, उसमें हमारी कमिटमेंट निज़ाम के साथ है। हमारी कमिटमेंट इस बात के साथ नहीं है कि अगर हमने जीतना है तो सारी पावर्स हमने अपने पास रखनी है, वरना नहीं। सिंध वाला मॉडल नहीं हम लेके चल रहे। तो इस बात को अप्रिशिएट करें कि इन हालात के अंदर भी बेहतरीन, स्ट्रॉन्ग, डेमोक्रेटिक, एम्पावर्ड हम बलदियाती निज़ाम लेके आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बलदियाती जो इंतखाबात हैं वो होंगे भी वक्त पे। हमने इंट्रोस्पेक्शन किया है, हमने ये समझा है कि जहाँ जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है वहाँ पे हमें अपनी पार्टी में भी बेहतरी करनी चाहिए। अपने जो तरक्याती काम है वो तो हम कर रहे हैं, कोरोना से निकले हैं, अब उस चीज़ से निकल के अब हम फुल स्पीड पे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारी परफॉर्मेंस जो है ये अवाम के सामने रखेंगे, केपी के दूसरे मरहले में भी रखेंगे, पंजाब में भी रखेंगे, अवाम फैसला करेंगे। लेकिन हमारी जो कमिटमेंट डेमोक्रेसी के साथ है, फुली फंक्शनल बलदियाती इदारों के साथ है, वो अपनी जगह खड़ी है। आज जो पंजाब में हम बलदियाती निज़ाम प्रपोज किया हुआ है, वो बलदियाती निज़ाम पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा ऑटोनोमस और पावरफुल बलदियाती निज़ाम है। और हमारी बातचीत भी जारी है इत्तेहादियों से भी, अगर ऑपोजिशन की क्रिटिक है वो भी दे, हम उनका फीडबैक भी लेंगे। लेकिन आप पंजाब के बलदियाती निज़ाम पे ये कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये निज़ाम अच्छा नहीं है। आप सिंध का उठा के देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि बनाने वालों की नीयत क्या है। ठीक है सर। वो चाहते हैं कि हर चीज़ हम सूबाई हुकूमत अपने हाथ में रखे और कोई चीज़ डिवॉल्व ना करे। तो अगर हम डेमोक्रेसी की और लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसको करके भी दिखाते हैं। जी निहाल भाई 1 मिनट आप ले ले, एक आखिरी मिनट में शहर को देना चाहती हूँ जी, रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि अवाम सिर्फ हुकूमत की परफॉर्मेंस नहीं देख रही है, वो तो देख ही रही है, ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस भी देख रही है सर। देखिए ऑपोजिशन की परफॉर्मेंस तो बहुत ही शानदार है, जिसके वजह से नवाज शरीफ का नाम कैबिनेट में ले रहे हैं। उनको चाहिए कि अपने जो इस्लाहात करना हो, वो चोरों को पकड़ना हो अपने कैबिनेट पे पकड़े। जैसा कि शहर ने अभी कहा था कि सारे चोरों को पार्टी भी दे दी है, कैबिनेट में भी कोई चीनी वाला, कोई गैस वाला, कोई पेट्रोल वाला, कोई दवाई वाला, कोई LNG वाला, सारे बैठे हुए हैं।
تو یہ بلدیات کی بات تو نہ ہی کریں تو اچھا لگے گا. پنجاب میں آتے انہوں نے بلدیاتی نظام کو دھڑم کر دیا, امپوز کر دیا. سپریم کورٹ نے ان کو بار بار ڈائریکشن دیے, اس کے باوجود انہوں نے وہ اختیارات نہیں دیے. کون سے اختیارات کی بات کرتے ہیں؟ پنجاب میں جو اختیارات تھے ان کے پاس وہ بھی انہوں نے سلب کر لیا. تو اب ان کا جانا ٹھہر گیا. ان کو بھلے فواد چودھری ہو, حسان خاور صاحب ہو, شہباز گل ہو, یہ سب کو جانا ہوگا. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان سب کا نام ECL میں ڈال دینا چاہیے اگلے سالوں میں. جی سحر, لاسٹ منٹ سندھ کے بلدیاتی نظام کے اوپر بہت کوسچنز اٹھائے ہیں. لاسٹ منٹ. دیکھیے بات یہ ہے, سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں بلدیاتی اداروں نے اپنا وقت پورا کیا. ٹھیک ہے, عمران خان احمد نیازی صاحب پنجاب کے بلدیاتی ادارے تحقیق کر کے بیٹھے رہے. سندھ کے کارکردگی کے بارے میں تو بڑی بات کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں بہترین حد کا انفراسٹرکچر ہے, ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا, سندھ کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آئے گی. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب کو انہوں نے کیوں کچرا گھر بنا دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں لاہور کا انہوں نے کیوں حال خراب کر دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے KP کے اندر کیا کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں ان کا ہیلتھ کارڈ فراڈ کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے سرکاری اسپتالوں کے اندر بھی جو ہے پرچیوں اور بل چوکس خانم کے کیوں آتے ہیں؟ کہ مجھے یہ بتائیں یہ پرائیویٹ لیبورٹریز کا کاروبار کیوں چل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, سندھ تو فری ٹریٹمنٹ دے رہا ہے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل. آپ بار بار اس پہ حملہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو مجھے پتا ہے کہ بہت احساس کمتری ہے کہ آپ ریسورسز نہیں دینا چاہتے, آپ سندھ کی کارکردگی نہیں دیکھ سکتے. آپ جو ہے ان کے NFC ایوارڈ کو روک کے اور ریسورسز کو روک کے آپ بات کرتے ہیں. مجھے تو یہ بتائیں کہ وہ کہاں ہے وہ یونیورسٹی جس کا افتتاح جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوا تھا, وہ کدھر گیا؟ وہ جو 111 بلین اور وہ 167 بلین کے کیا وہ جو اناؤنس کیے تھے وزیر اعظم صاحب نے. پتہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. یہ آپ پہلے جن سے کنٹینر سے جھوٹ بولنا شروع ہوئے, کبھی توبہ بھی کریں, کبھی معافی بھی مانگیں, کبھی اپنے گریبان میں بھی جائیں کہ آپ نے ایک خزانہ کی تصویر بنائی ہے جھوٹ پہ. جھوٹ کر کے اتنا گزار لیا آپ نے. آگے ہمیں کوئی ہم سے آپ کو خطرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, چلیں. آپ کو خطرہ اپنے اندر سے, اپنے آپ سے, آپ اپنے بورڈ سے گر رہے ہیں. آ گیا جی پوائنٹ میں. گاڈ ہیلپ بوتھ دا گورنمنٹ اینڈ دا اپوزیشن, اور سب سے زیادہ پاکستان کی عوام. آج کی ڈسکشن آپ کے سامنے تھی, اس کا رزلٹ بھی میں آپ پر ہی چھوڑتی ہوں, اور آپ کے فیڈ بیک ہمیں انتظار رہے گا. I'll see you all tomorrow inshallah. Look after yourself. اللہ حافظ.